नमस्कार साथियों, मैं शुभम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IQ4 एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मध्य इतिहास की, साथ ही NCERT के उन फैक्टों को भी देखते हुए चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपका अनमोल समय व्यर्थ न करते हुए बढ़ते हैं अपने पथ की ओर। NCERT आधारित इतिहास, जी हाँ, मध्य इतिहास की हमारी पहली क्लास होगी, जिसमें हम बात करेंगे मध्य इतिहास में हम बात करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण से। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट होता है इसमें कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम होता है, जो उम्मैद खलीफा का सेनापति होता है। जी हाँ, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन होता है? तो आपका उत्तर होता है मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, अगला पॉइंट देखेंगे, प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध व मुल्तान पर होता है। तो इससे कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किस सन में किया गया? तो आपका आंसर होता है 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था प्रथम बार? तो आपका आंसर बनता है सिंध व मुल्तान पर। आगे बात करेंगे तो सिंध व मुल्तान पर जिस समय आक्रमण होता है, उस समय वहां के जो शासक होते हैं, हिंदू शाही वंश के शासक दाहिर का शासन होता है वहां पर, सिंध व मुल्तान पर। तो यहां से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि सिंध व मुल्तान पर आक्रमण के समय वहां के शासक कौन होते हैं? तो आपका उत्तर होता है हिंदू शाही वंश के शासक दाहिर का शासन होता है प्रथम अरब आक्रमण के समय। जी हाँ, आगे बात करेंगे भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव। तो इसमें पहला पॉइंट होता है हमारा कि इस आक्रमण से भारतीय जनजीवन की अत्यधिक प्रभावित हुआ। जी हाँ, जहां पर युद्ध होगा वहां पर जनजीवन तो प्रभावित होना बनता ही है। तो आगे बात करेंगे, अरबों ने भारत से दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की शिक्षा ली। तो यहां से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है कि अरबों ने भारत से किस किस चीज की शिक्षा ली? तो आपका उत्तर होता है दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की शिक्षा ली। तो अगला पॉइंट होता है हमारा, चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया। पंचतंत्र का अरबी नाम कलिका वादिमना होता है। तो यहां से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखेंगे, यहां पर पंचतंत्र का अरबी नाम पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट का आप टिक मार दीजिएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा कि किन ग्रंथों का सर्वप्रथम अरबी में अनुवाद किया गया था? तो आप देख सकते हैं चरक संहिता, पंचतंत्र जो ग्रंथ होते हैं इनका अरबी में अनुवाद किया जाता है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आता है कि पंचतंत्र का अरबी नाम क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा कलिका वादिमना। अगला पॉइंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पॉइंट होता है, इस पर थोड़ा सा टिक मार दीजिएगा अगले पॉइंट पर कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों से पहली बार जजिया नामक कर वसूला था। जी हाँ, आप इस पर बिल्कुल 2 बार टिक मार दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है। तो इस पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनता है कि उस शासक का नाम बताएं जिसने सिंध के लोगों पर पहली बार जजिया नामक कर वसूला था। तो आपका मोहम्मद बिन कासिम होता है। और क्वेश्चन
कुछ इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जजिया कर किसने वसूला था सर्वप्रथम? मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट होता है हमारा, अरबों द्वारा ही दिरहम सिक्कों का प्रचलन में लाया गया था। जी, सर्वप्रथम जो दिरहम सिक्के हैं इनका जो प्रचलन हुआ था ये सर्वप्रथम अरबों ने ही किया था। तो आगे बात करेंगे हम भारत में तुर्कों का आक्रमण। जी, अरबों के पश्चात भारत में तुर्क आक्रमण करते हैं, तो हम तुर्कों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले एक बर्बर व असभ्य जाति होती है। जी, जो तुर्क होती है वो चीन की उत्तरी सीमा में निवास करती है, जो एक असभ्य जाति होती है। कुछ अगला पॉइंट होता है, अरबों के पश्चात भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया, इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना होता है। जी हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि अरबों के पश्चात भारत पर किसने आक्रमण किया, तो आपका उत्तर हो जाता है तुर्कों ने। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि भारत पर तुर्कों को आक्रमण का उद्देश्य क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे महमूद गजनबी की या महमूद गजनी की, दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, गजनबी कह दीजिए या गजनी कह दीजिए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होता है कि 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था, जिसकी राजधानी गजनी हुआ करती थी। जी हाँ, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार होगा कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन होता है, तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन का अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार होता है गजनी साम्राज्य का संस्थापक। जी हाँ, अगला पॉइंट देखेंगे। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया। जी हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि अलप्तगीन के मृत्यु के पश्चात गजनी पर कुछ समय के लिए शासन कौन करता है, तो आपका उत्तर होता है प्रीतगीन। अगला देखेंगे, भारत पर प्रथम आक्रमण। जी हाँ, यहाँ पर भारत पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण देखेंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके दो तथ्य मिलते हैं। जी हाँ, इसके दो तथ्य मिलते हैं, एनसीईआरटी में मैंने भी देखा है, तो वहाँ से जो इसके तथ्य मिलते हैं वो भी हमने जुटाया है, और जो अन्य किताबों में मिलते हैं वहाँ से भी हमने जुटाया है। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहला कि भारत पर प्रथम आक्रमण प्रीतगीन के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अगला देखेंगे कि भारत पर प्रथम आक्रमण सुबुक्तगीन, जो अलप्तगीन का गुलाम हुआ करता था, जो बाद में अलप्तगीन का दामाद हो जाता है, के समय में 986 ईस्वी में होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, इन दोनों पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट होता है हमारा कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था, जिसका शासक जयपाल था। जी हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था, तो आपका आंसर होता है शाही वंश का शासक था। अगला कुछ इस प्रकार का आता है कि वहां का शासक कौन होता है, तो आपका जयपाल शासक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रीतगीन के बाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठा, जो अलप्तगीन का दामाद होता है, सुबुक्तगीन। अगला पॉइंट देखेंगे कि महमूद गजनमी या गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र होता है, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन के आएगा कि महमूद गजनी का जन्म कब होता है, तो 1 नवंबर 971 में होता है महमूद गजनी का जन्म।
अगला देखेंगे, महमूद गजनी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। जी हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि महमूद गजनी अपने पिता के समय कहाँ का शासक हुआ करता था, तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार का होगा, खुरासान का शासक हुआ करता था अपने पिता के समय। अगला पॉइंट देखेंगे कि महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जी हाँ, महमूद गजनी की जब गद्दी पर बैठता है तो उम्र 27 वर्ष होती है, और कब बैठता है तो 997 से 998 में बैठता है। अगला देखेंगे कि बगदाद के खलीफा जिनका नाम अल आदिर बिल्लाह होता है, उन्होंने महमूद गजनी को यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि देते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनी को किसने दी, तो आपका आंसर होगा बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने। आगे बात करेंगे 101 से 1001 से 1027 तक महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन होता है, तो आपको होता है महमूद गजनी, जो कब किस सन के बीच करता है, 1001 से 1027 के बीच करता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, धन लूटना। जी हाँ, जिसका उद्देश्य होता है धन लूटना। अगला पॉइंट की बात करेंगे, महमूद गजनी को बुत सिकन, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, कहा जाता है। आपको पता होगा, काफी बार पूछा जाता है कि बुत सिकन या मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है या किस आक्रमणकारी को कहा जाता है, तो आपका होता है महमूद गजनी को कहा जाता है। जी हाँ, किसको कहा जाता है, महमूद गजनी को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया, जहां से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन के आता है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण करता है, तो आपका उत्तर होता है 1050 ईस्वी में आक्रमण करता है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय महमूद गजनी को कितनी संपत्ति की प्राप्त हुई थी, तो आपका आंसर होता है 20 लाख दिनार की संपत्ति। अगला पॉइंट देखेंगे, इस लूट में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। जी हाँ, जब महमूद गजनी सोमनाथ पर आक्रमण करता है, वहां से धन लूट कर जाने की कोशिश करता है, तो बीच रास्ते में जाटों ने इस पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण के पश्चात उनसे कुछ धन भी हथिया लेते हैं। जी हाँ, तो अगला पॉइंट हमारा बनता है कि गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है। जी हाँ, जब सोमनाथ के मंदिर की ये लूट करके जाता है, तो बीच में आपको पता होगा कि जाटों ने इसका विरोध करते हैं और आक्रमण कर देते हैं। उसके विरुद्ध में ये, उसके बदले में गजनी का जो अंतिम आक्रमण होता है 1027 में जाटों के विरुद्ध ही होता है, सोमनाथ मंदिर की लूट के 2 वर्ष बाद, क्योंकि सोमनाथ की मंदिर की जो लूट होती है महमूद गजनी द्वारा, वो होती है 1025 को, और इसका आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध सबसे अंतिम 1027 में, 2 वर्षों के पूर्व। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार बनता है कि गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब होता है, तो आपका उत्तर होता है 1025 ईस्वी में। किसके विरुद्ध होता है, तो जाटों के विरुद्ध होता है। आगे देखेंगे हम, गजनी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन के आता है कि महमूद गजनी की मृत्यु कब होती है, तो 1030 ईस्वी में
हो जाती है। अगला क्वेश्चन होता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टिक मार लीजिएगा इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट की नोट में। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा कि उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन होता है, तो आपका महमूद गजनी होता है। अगला देखेंगे कि महमूद गजनी के दरबारी होते हैं अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। जी हाँ, ये आपका जो अलबरूनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया है। अलबरूनी और फिरदौसी ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा कि अलबरूनी किसके दरबारी कब होते हैं, फिरदौसी किसके दरबारी कभी होते हैं, तो आपका आंसर होता है महमूद गजनी के दरबारी होते हैं अलबरूनी और फिरदौसी। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट होता है कि महमूद गजनी के दरबारी कवि अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान होते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा कि प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन होते हैं जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया है। आंसर होता है हमारा अल बरूनी, जो किसके दरबारी होते हैं, जो महमूद गजनी के दरबारी होते हैं। आगे बात करेंगे हम मोहम्मद गौरी की। जी हाँ, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होता है मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम होता है। ये गौर वंश का शासक था जो गजनी के अधीन था। जी, गौर वंश क्या था, गौर वंश गजनी के अधीन होता था जिसका शासक मोहम्मद गौरी होता है। तो हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक होता है, तो गौर वंश का शासक होता है जो किसके अधीन होता है, गजनी के अधीन होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया था, जहां पर कर्माथी जाति के मुसलमान शासक का शासन था। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था, तो हमारा आंसर होगा 1175 ईस्वी में करता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा कि मोहम्मद गौरी ने भारतवर्ष में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आक्रमण करता है, तो मुल्तान में करता है, जिसके शासक होते हैं कर्माथी जाति के मुसलमान होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत पर में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना होता है। जी हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आएगा कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या होता है, आपका आंसर होगा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। आगे बात करेंगे, वर्ष 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जहां मूल राज द्वितीय चालुक्य वंशी शासक का शासन था। इस युद्ध में गौरी की हार होती है। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि किस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है, तो आपका आंसर होगा कि 1178 ईस्वी में चालुक्य वंशी के मूल राज द्वितीय के साथ जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच दो प्रमुख युद्ध। जी हाँ, दोनों युद्ध तराइन के होते हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, तो आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हो जाती है। अगला युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। प्रथम युद्ध के एक वर्ष पश्चात द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। यहाँ से भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो जाती है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी आता है कि किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के द्वार खोल दिए। जी हाँ, किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के दिल्ली के द्वार खोल दिए, तो आपका होता है तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे बताना।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के द्वार द्वितीय युद्ध खोल देता है तराइन का। आगे बात करेंगे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच चंदावर के युद्ध में, इसमें जयचंद्र की पराजित हो जाती है। जी हाँ, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध होता है, तो कहाँ का युद्ध होता है? तो आपका उत्तर होता है चंदावर का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1194 में होता है। जी हाँ, ये जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध जो युद्ध होता है, जिसमें जयचंद्र साथ देता है मोहम्मद गौरी का। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी 2 वर्ष के पश्चात 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध भी युद्ध कर देते हैं चंदावर में। आगे बढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट होता है हमारा कन्नौज विजय के बाद गौरी ने जिन सिक्कों का प्रचलन कराया, उन पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। जी हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि कन्नौज विजय के पश्चात जिन सिक्कों पर मोहम्मद गौरी ने किन सिक्कों का प्रचलन किया, तो आपका आंसर होता है कि इस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया जिसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित होता है। जी हाँ, अगला पॉइंट होता है हमारा भारत में तुर्की राज्य स्थापित करके गौरी ने अपने प्रमुख दासों को भारत के प्रमुख प्रांत को इनाम में दे दिया। जी हाँ, जो मोहम्मद गौरी के स्थापित किए हुए राज्य होते हैं, वो अपने प्रमुख दासों में आपस में बांट देता है, उनको इनाम में दे देता है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे 1206 ईस्वी में गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंप दिया और गजनी की ओर लौट गया, जहां पर दम्यक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 में ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो मृत्यु होती है 15 मार्च 1206 ईस्वी में होती है। किस स्थान पर होती है? दम्यक नामक स्थान पर होती है। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि भारत का जो नेतृत्व किसको सौंप कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में सल्तनत काल में। कुतुबुद्दीन के बारे में हम सल्तनत काल में पढ़ेंगे इसके अगली क्लास में। जी हाँ, अब बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी फैक्टों के बारे में। तो हमारा पहला एनसीईआरटी फैक्ट होता है गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन होता है। जी हमें पता है, हमने आगे बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगला एनसीईआरटी फैक्ट होता है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर भीमदेव प्रथम के समय में आक्रमण किया था। जी, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इन सारे पॉइंटों को लिख लीजिएगा। देखिएगा दोबारा से, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर भीमदेव प्रथम के समय में आक्रमण किया। तो अगला हमारा एनसीईआरटी फैक्ट होता है कि चंदेल वंश का शासक विद्याधर एकमात्र हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों और का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता है। जी हाँ, क्या होता है इसमें? जो चंदेल वंश का शासक विद्याधर होता है, जो एकमात्र हिंदू होता है जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता है। अगला हमारा एनसीईआरटी फैक्ट होता है कि फिरदौसी गजनी के दरबारी कवि थे। जी, प्रसिद्ध कवि थे फिरदौसी, जिनके बारे में हमने बात किया था। फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी, फरूखी, ये सारे कौन होते हैं? ये सारे होते हैं आपके गजनी के दरबारी कवि होते हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर की उपाधि दी गई। जी, ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा कि होमर की उपाधि किसे दी गई? पूर्व का होमर की उपाधि किसे दी गई? तो फिरदौसी को दी गई। या कुछ इस प्रकार का भी पूछ सकता है कि फिरदौसी को जो उपाधि दी गई वो उसका नाम बताइए। तो आपका उत्तर होगा होमर या पूर्व का होमर।
अगला एनसीईआरटी फैक्ट होता है हमारा, महमूद गजनी ने संस्कृत मुद्रा लेख चांदी के सिक्कों पर अंकित कराया। जी हाँ, महमूद गजनी ने संस्कृत मुद्रा लेख चांदी, जो संस्कृत में मुद्रा लेख होता है वो चांदी के सिक्कों पर अंकित कराता है। अगला पॉइंट होता है नायिका देवी गुजरात के मूलराज सेकंड की संरक्षिका थी, जिसके नेतृत्व में मूलराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। जी हाँ, 1178 ईस्वी, हमने बात की थी आपसे मूलराज सेकंड, जिसमें हार होती है पृथ्वी उसकी मोहम्मद गौरी की 1178 ईस्वी में। आगे बात करेंगे हम, अल बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, परंतु उसने अपना लेखन अरबी भाषा में लिखा था। जी हाँ, अगला पॉइंट होता है हमारा, अरबी लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि अरबी लोगों ने सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा? उत्तर होगा अल हिंद, तथा वहाँ के निवासियों को क्या कहा? हिंदू कहा। अगला पॉइंट होता है, दौलताबाद में पुरुष और महिलाओं गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहते थे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, दौलताबाद में पुरुष और महिलाओं गायकों के लिए एक बाजार हुआ करता था जिसका नाम क्या था? ताराबाद था। अगला पॉइंट देखेंगे, इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रमुख डाक व्यवस्था थी। अगला पॉइंट देखेंगे, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, जो प्रथम अरब आक्रमणकारी होता है। तो यहाँ से हमारा समाप्त होता है। आगे देखेंगे, जी हाँ, यहाँ से आगे देखेंगे हम सल्तनत काल। तो आज के लिए यहाँ तक। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो भी गलती होती हैं आप उन्हें नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद।